चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का फाइनल पार्ट पढ़ने वाले हैं। हम इस पार्ट में चैप्टर को कंप्लीट करने की तरफ बढ़ेंगे। तो ये हमारा फाइनल लास्ट पार्ट होगा। 3 पार्ट हम इसके पहले पढ़ चुके हैं। दिस इज़ 4th पार्ट एंड लास्ट पार्ट। हम यहाँ पर पिछले पार्ट में बात कर रहे थे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन की, जो सेकेंड पार्ट से ही चलता आ रहा है। उसमें हमारे पास 2 रिएक्शन और बच जाती हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दैन फर्स्ट इज हमारे पास 5 रिएक्शंस हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। दैन 6th डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो क्या होता है कि जो बहुत सारे एलिमेंट्स हैं हमारे पास नेचर में, यूनिवर्स में प्रेजेंट, वो सभी एलिमेंट्स की जो रिएक्टिविटी है, जो उनके रिएक्शन करने की जो क्षमता है, इच्छा है, वो डिफरेंट होती है। किसी की रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है, किसी की रिएक्टिविटी कम होती है। तो इसलिए एक रिएक्टिविटी सीरीज़ बना रखी है और आप उसमें से लर्न कर सकते हो कौन ज़्यादा मोर रिएक्टिव एलिमेंट है और कौन लेस रिएक्टिव एलिमेंट है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, उसके नाम से लिखा हुआ है डिस्प्लेस करना। तो जब किसी कंपाउंड में से क्या होता है, एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट को हटा देता है और खुद उसकी जगह ले लेता है, देन इट इज़ नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इन दिस रिएक्शन the more reactive element displaces less reactive element, the less reactive one from its compound। मतलब किसी कंपाउंड में से जब कोई मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को हटा देता है और उसकी जगह ले लेता है, तो ऐसी रिएक्शन होगी हमारे पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगर हम एक एग्जांपल की बात करें तो जो जिंक है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, इसलिए जब जिंक मेटल को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डालते हैं तो वहाँ पर जिंक जो है मोर रिएक्टिव एलिमेंट है, वो कॉपर को हटा देगा और वहाँ पर क्या बन जाएगा, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन बन जाएगा और कॉपर मेटल जो है वो सेपरेट हो जाएगी, अलग हो जाएगी। अगर हम आगे बात करें तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आती है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा कि किसी भी सॉल्यूशन के अंदर जो अपोजिट चार्ज आयंस हैं वो एक दूसरे को डिस्प्लेस कर देते हैं। मतलब जो रिएक्शन के जो 2 रिएक्टेंट्स हैं, उन दोनों रिएक्टेंट्स के जो आयंस हैं वो एक दूसरे को डिस्प्लेस कर देते हैं। मतलब पॉजिटिव इस नेगेटिव के साथ जुड़ जाता है और इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव आयन के साथ जुड़ जाता है। तो हम बोल सकते हैं when two opposite ions of reactants displaces each other and form new product such type of reactions are known as double displacement reaction। अगर हम इसके भी एग्जाम्पल की बात करें तो हम मान लो ले लेते हैं सिल्वर नाइट्रेट के साथ सोडियम क्लोराइड कॉमन सॉल्ट अगर ले लेते हैं तो यहाँ पर देखो क्या होगा। यहाँ पर सिल्वर पॉजिटिव है, नाइट्रेट नेगेटिव आयन है, यहाँ पर सोडियम पॉजिटिव है, क्लोराइड नेगेटिव आयन है। तो इसका पॉजिटिव आयन इसके नेगेटिव के साथ जुड़ जाएगा, मतलब सोडियम नाइट्रेट बन जाएगा NaNO3 और प्लस सिल्वर क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा तो AgCl सिल्वर क्लोराइड बन जाएगा। तो एस टाइप में रिएक्शन में क्या हुआ, इसने इसको और इसने इसको डिस्प्लेस कर दिया। तो दिस टाइप ऑफ रिएक्शंस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड
डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब इसके आगे कुछ सारे जो टाइप्स हैं केमिकल रिएक्शन के वो ख़त्म हो चुके हैं। इसके बाद में हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जो भी एक केमिकल रिएक्शन का ही पार्ट है, इसलिए हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं। कोरोजन, तुम पहले भी सुन चुके होंगे कोरोजन क्या होता है। तो देखो क्या होता है, एनवायरनमेंट में एयर और वाटर जो है हमेशा प्रेजेंट होते हैं, तो उनकी वजह से अगर हमारे पास जो मेटल्स हैं या हमारे जो भी मेटल आर्टिकल्स हैं अगर वो ख़त्म होते हैं, ख़राब होने लगते हैं, तो उन ऐसी जो रिएक्शन होती है उनको अपन बोलते हैं कोरोजन। जैसे मान लो कॉपर है, यहाँ पर मेरे पास ये कॉपर है, ठीक है, तो एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन और एयर की प्रेजेंस की वजह से इस पर एक ग्रीन कलर की कोटिंग होने लग जाती है, और जिससे इसकी जो आउटर लेयर है वो क्या होती है, थोड़ी सी डैमेज होने लगती है। तो वो किसकी वजह से होता है, कोरोजन की वजह से होता है। तो हम बोल सकते हैं कोरोजन इज व्हाट, अ फिनोमिना इन विच a phenomena of eaten away of metal due to natural processes, as air and water present in atmosphere। तो ऐसी फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, कोरोजन बोल सकते हैं। जैसे हम बोलें कि आयरन पीस को अगर हम कुछ टाइम के लिए एनवायरनमेंट में कुछ ऐसे ही छोड़ दें, तो वहाँ पर जैसे मान लो कि यहाँ पर कोई आयरन आर्टिकल पड़ा हुआ है, इस पर ऑक्सीजन इसको बाहर से एनवायरनमेंट से मिल रही है और वाटर भी मिल रहा है। वाटर एयर में भी होता है, कभी कभी एयर क्या होती है, मॉइस्ट होती है, तो वाटर एयर में भी प्रेजेंट होता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि ये जो आयरन आर्टिकल है इसके ऊपर एक रेडिश ब्राउन कलर की कोटिंग हो जाएगी, जिसको हम रस्ट बोलते हैं, जंग बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं व्हेन एन आयरन आर्टिकल इज लेफ्ट इन एनवायरनमेंट फॉर सम डेज फॉर सम टाइम, देन द एयर एंड वाटर रिएक्ट विद आयरन एंड फॉर्म Fe2O3.XH2O। देखो क्या होगा, जब हम किसी आयरन को ऑक्सीजन और वाटर की प्रेजेंस में छोड़ देते हैं तो ये स्लो प्रोसेस है। क्या है, रस्टिंग ऑफ आयरन, स्लो प्रोसेस है। तो यहाँ पर Fe2O3.XH2O एक बनता है मॉलिक्यूल जो क्या होता है, रस्टेड ऑफ आयरन होता है, रस्टेड आयरन होता है। ये क्या बोलते हैं, रस्ट विद आयरन, या क्या बोल सकते हैं, कॉटेड आयरन, ठीक है। और इसको बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन कोरोजन से थोड़ी सी डिफरेंट प्रोसेस है, इसलिए इसको बोल सकते हैं। बाकी अदर मेटल के साथ क्या होता है, कोरोजन हो सकता है। अब हम यहाँ पर एक छोटा सा टॉपिक और लास्ट टॉपिक और पढ़ने वाले हैं, दैट इज़ रेंसिडिटी। रेंसिडिटी आपने हो सकता है शायद फर्स्ट टाइम सुना हो, लेकिन रेंसिडिटी भी क्या है, ऑक्सीजन की रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है रेंसिडिटी। देखो रेंसिडिटी क्या होती है, जो हमारा फूड मटेरियल होता है उस फूड मटेरियल में ऑयल होता है, ऑयल, और क्या होता है, फैट होता है। तो अगर हम इसको खुला छोड़ दें, ऑयल और फैट को, यानी कि फूड को अगर हम खुला छोड़ दें तो ऑक्सीजन उसको मिल जाती है, और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या होता है, ऑक्साइड बनता है। अब जब ऑक्साइड बनता है तो फाइनली क्या होगा कि जो फूड के ऑक्साइड होते हैं वो स्मेल देते हैं और बुरा टेस्ट देते हैं, और हम बोलते हैं कि खाना ख़राब हो चुका है। तो वो एक्चुअली क्या होता है, रेंसिड हो जाता है, ख़राब नहीं होता, ऑक्सीजन से रिएक्ट हो जाती है। तो देखो रेंसिडिटी में हम क्या बोलेंगे डिफाइन करने के लिए, रेंसिडिटी, एक सेकंड रोकना। हाँ, तो देखो रेंसिडिटी क्या होती है, रेंसिडिटी ऑक्सीजन का रिएक्शन करना फूड आइटम के साथ, जो ऑयल और जो फैट था उसका ऑक्सीजन से रिएक्शन करना ही क्या है, रेंसिडिटी होती है। जिसे आप इसको बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, इट इज द स्लो प्रोसेस, इट इज स्लो ऑक्सीडेशन प्रोसेस, स्लो
ऑक्सीडेशन प्रोसेस इन विच, जिसमें क्या होता है, इन विच ऑयल एंड फैट react with oxygen resulting, और फाइनल रिजल्ट क्या होता है, रिजल्टिंग स्मेल एंड टेस्ट और स्मेल क्या होगा उसका बदल जाएगा। तो इसमें हम क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी। तो रेंसिडिटी तो मैं समझ में आई होगी। फूड आइटम्स का ऑयल और फैट जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो वो स्मेल और टेस्ट बदल जाते हैं, और स्मेल और टेस्ट का बदल जाना ही केमिकल चेंज होता है। तो रेंसिडिटी इज आल्सो अ केमिकल चेंज। अब इफेक्ट क्या है, इफेक्ट तो नहीं, अपन इसको प्रिवेंशन पढ़ लेते हैं। प्रिवेंशन ऑफ रेंसिडिटी से कैसे बचा जा सकता है। तो देखो, हमारा फूड खराब होने से कैसे बचा जा सकता है। तो काफी तरीके हैं कि हम क्या करें, फूड को एयर टाइट कंटेनर में रखें, ताकि वो ऑक्सीजन से रिएक्ट ना कर पाए। फूड को हम रेफ्रिजरेटर में रखें, रेफ्रिजरेशन में रखें, लो टेम्परेचर पे रखें, रेफ्रिजरेशन ऑफ फूड, या हम यहाँ पे इसका कीप इट एट लो टेम्परेचर पे रखें। उसके बाद हम ये भी बोल सकते हैं कि हमारे पास मार्केट में जो पाउच आते हैं, मार्केट में जो फूड आइटम के पैकिंग पाउच आते हैं, उनमें नाइट्रोजन गैस भर लेनी चाहिए जो ऑक्सीजन को रिएक्ट करने से बचाती है। तो यहाँ पे लिखें फिल नाइट्रोजन इन पैकिंग फूड आइटम्स, इन पैकिंग फूड पाउच। पैकिंग फूड पाउच में क्या भरना है, नाइट्रोजन भरना है, तो शायद हमारा खाना खराब होने से बच सकता है। तो यहाँ पर कोरोजन और रेंसिडिटी भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनोमेना है, इनको याद रखने काम आने वाली चीजें हैं, क्वेश्चन में पूछ जाते हैं जनरली। और यहाँ पर ये चैप्टर खत्म होता है, इससे जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस हैं जो एनसीईआरटी बुक में पीछे हैं, उनका सोल्यूशन मैं पीडीएफ में तुम्हें सेंड कर दूंगा। तो यहाँ पर ये जो नोट्स भी अगर तुम कंप्लीट लर्न कर लेते हो तो तुम्हारा चैप्टर कंप्लीट समझ में आ जाएगा। थैंक यू।